नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप यूपीएलटी हिंदी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर जितनी भी प्रैक्टिस सेट कराई गई हैं, उनको आपने देखा होगा, समझा होगा और अपने एग्जाम की तैयारी के दृष्टिकोण से मूल्यांकन भी किया होगा। उसी क्रम में हम बातचीत करेंगे सेट नंबर 9 के ऊपर। देखने में भले चैनल पर प्रैक्टिस सेट कम उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि आपको प्रश्न पत्र में कहीं न कहीं दिखाई दे। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। आज का जो पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा। तो साहित्य का इतिहास दर्शन, अभी तक तो हम सब पढ़ते हैं कि फला ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किसी ने सरल इतिहास लिखा, किसी ने वैज्ञानिक इतिहास लिखा, किसी ने आधा इतिहास लिखा, किसी ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा, किसी ने दूसरा इतिहास लिखा। तो जब हमने इन शब्दों का प्रयोग किया, तो आपके दिमाग में उसी तरीके से इतिहासकारों के नाम आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन, यानी कि जो साहित्य का इतिहास लिखा गया है, वो किस दृष्टिकोण से लिखा गया है, उस पर आधारित जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? हमने स्पेस दिया था, समय दिया था, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। ऑप्शन सी, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा। इसमें कुल 16 अध्याय, ठीक है, 16 अध्याय हैं। आमतौर पर जब आप एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, खासतौर से पीएचडी में जब कोर्स वर्क करते हैं, तब इस किताब को पढ़ने का मौका मिलता है। तो जरूर आप पढ़िएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जब भी नाम आता है, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो प्रपद्यवाद जरूर आना चाहिए, ठीक। आज इसको कि हम दूसरे नाम से जानते हैं, नकीनवाद। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में अध्याय नहीं। चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, रीतिकाल। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किया था। चैप्टराइजेशन किया हुआ था इन्होंने। कुल 11 अध्याय में अपने इतिहास ग्रंथ का इन्होंने विभाजन किया। उसमें से कौन सा अध्याय नहीं? देखा जाए तो तकनीकी तौर पर यह प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है, या फिर आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाने वाला हो सकता है। फिर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तमाम विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन डी। रीतिकाल अध्याय नहीं है, बल्कि उन्होंने रीति काव्य नाम दिया। जब भी हम काल विभाजन पढ़ते हैं, नामकरण पढ़ते हैं, तो एक तो चारण काल आ जाता है कि ग्रियर्सन ने दिया, और दूसरा रीति काव्य। आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण को लेकर ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम के पहले काल विभाजन और नामकरण दोनों को ध्यान में रखकर जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक में प्रकाशित हुआ? गार्सद तासी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त। वो कौन सा साहित्य इतिहास ग्रंथ है जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला? आपने जरूर मैगजीन पढ़ी होगी, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ खास मुद्दों पर आधारित विशेषांक निकलते हैं। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, तो कभी स्त्री विशेषांक निकलते हैं, कभी दलित साहित्य पर संबंधित, कभी आदिवासी, ठीक है, कभी कभी खास रचनाकारों पर आधारित भी विशेषांक निकलते हैं। यानी कि जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कोई ऐसा इतिहास ग्रंथ रहा है जो सीधे पुस्तक के रूप में नहीं आया, बल्कि वो पहले एक विशेषांक के रूप में आया। इसका इतिहास ग्रंथ था, सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पहले विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। आपको वो भी तथ्य याद आ गया होगा कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरे नंबर पर
हिंदी साहित्य का इतिहास उसका नामकरण पड़ा है। नहीं तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का विकास, ये भी खूब सवाल पूछा जाता है। फिर बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ। उसी तरीके से द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो इतिहास ग्रंथ है, वो पहले पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला हुआ है। किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। उसका अनुवाद एक खास व्यक्ति ने किया है, जिसको कि हम पिछले प्रैक्टिस सेट में आप सभी से चर्चा किए थे। आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि किस नाम से अनुवाद किया गया था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, किसने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। ये बात किसने कहा कि कवियों के परिचयात्मक विवरण की अगर बात की जाए तो मिश्र बंधु विनोद से उसको ग्रहण किया गया है। कारण क्या है कि मिश्र बंधु विनोद में कुल 5000 कवियों का संकलन था। अब मानकर चले कि इतने कवियों का संकलन रहेगा तो किसी भी इतिहासकार को आसानी होगी लिखने में, तो यही कारण रहा है। ये बात किसने कही? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। खासतौर से जब उन्होंने रीतिकाल की बात की है तो इस पर विशेष जोर दिया है कि हमने बहुत सारी चीजें मिश्र बंधु विनोद से ही ली। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? आमतौर पर इस प्रश्न का जवाब तमाम विद्यार्थी एकदम से याद किए होंगे, बस उसको रंगने में ही सावधानी रखना है। मिश्र बंधु विनोद आपके दिमाग में आना चाहिए कि 4 भागों में विभाजित है। शुरुआती 3 भाग इसके 1913 में प्रकाशित होते हैं और 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित होता है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें मिश्र बंधु 3 मिश्र बंधुओं की चर्चा की जाती है। वो कौन कौन से मिश्र बंधु हैं तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, आना चाहिए आपके दिमाग में। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि मिश्र बंधुओं ने एक और चीज लिखी, हिंदी नवरत्न। ये भी खूब सवाल पूछा जाता है कि किन नवरत्नों की चर्चा की गई है और इसका प्रकाशन इत्यादि कब हुआ है। हर बार खासतौर से यूपी के एग्जाम में ये सब तथ्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर अपने नोट में एक बार इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए। ठीक है, तो नवरत्न में कौन कौन है शामिल, कम से कम उन 9 नामों को जरूर ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, भारतीय साहित्य की भूमिका। तो कौन सा ऐसा इतिहास ग्रंथ है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, भारतीय साहित्य की भूमिका नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, बल्कि जब भी उनके साहित्य इतिहास ग्रंथों की चर्चा की जाएगी तो उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम की पुस्तक आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के लेखक हैं, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, भगीरथ मिश्र, गुलाब राय, केशव प्रसाद मिश्र। तो अभी तक तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बातचीत करते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए टर्न लेता हुआ एक प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा हुआ है? जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, काकचेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से बातों को मानते हुए तैयारी कर रहे होंगे, तुरंत उनके दिमाग में आ गया होगा कि आपने बताया था भगीरथ मिश्र। ध्यान रखना, यहाँ पर भागीरथ मिश्र नहीं लिखा गया है, इनका नाम है भगीरथ मिश्र। इस अंतर को आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, विजेंद्र स्नातक, नगेंद्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा, दक्षिणी भारत की बात नहीं की जा रही है, उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, परशुराम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका के लेखक। प्रश्न देखने में छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीति काव्य शब्द का प्रयोग ग्रियर्सन ने किया था, लेकिन रीति काव्य की भूमिका नाम से पुस्तक लिखी, सही जवाब है ऑप्शन बी, नगेंद्र ने। ठीक है, आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत किस कालखंड को पुनर्जागरण काल कहा गया है? आप देख रहे हैं कि यह सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक काल में किस कालखंड को,
आधुनिक काल आप देखेंगे कि छोटे-छोटे कालखंडों में बँटा हुआ कालखंड रहा है, ठीक है? इस तरीके से जैसे-जैसे इसका विकास आते गया और समय संकुचित होते गया, सिकुड़ते गया, तो कौन-सा वो कालखंड है जिसको कि पुनर्जागरण कहा गया? यानी कि आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ पहले से मौजूद थी, उसमें कुछ खामियाँ आई या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, फिर से दोबारा जैसे आपने बहुत बेहतरीन नोट्स बनाया हुआ है, लेकिन आप उसको मान रहे हैं कि ये फालतू हमारा नोट्स है, हमको और चीज़ पढ़ना चाहिए। लेकिन परीक्षा के समय आपको ध्यान रखना है कि अपने नोट्स के माध्यम से ही अपने को पुनर्जागृत करना है। प्रिय विद्यार्थियों, जब अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों को आप एक बार पढ़ेंगे, तो बहुत तेज़ी के साथ रिकॉल होता है और हमने भी आपके दिमाग को टेस्ट करने का प्रयास किया और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑप्शन ए भारतेंदु। युग को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस कालखंड को जागरण सुधार काल कहा जाता है? उसी से मिलता-जुलता प्रश्न यहाँ पर, लेकिन कुछ अलग नाम इसका है। जागरण सुधार काल किस कालखंड को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, नई कविता। यहाँ पर आप युग शब्द जोड़ लेंगे तो और थोड़ा-सा बेहतर होगा, ठीक है? बाकी समझने के लिए काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि आप सही उत्तर को समझ पाएँ। सही उत्तर आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया कि द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कि 2 तरीके से, एक तो जो हम साहित्य के विषय वस्तु को लेकर जो चिंतन कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से, ठीक है? दूसरा व्याकरण के दृष्टिकोण से बहुत काम किया गया द्विवेदी युग में। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया जागरण और सुधार काल, ठीक है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आप बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में ये छोटे-छोटे तथ्य कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि पुनर्जागरण किसको कहा गया, जागरण सुधार काल किसको कहा गया, दिक्कत हो जाती है, ठीक है? इसी तरीके से भक्ति काल के संदर्भ में आप देखेंगे कि उसको लोक जागरण काल भी कहा गया है। किसने कहा है? आप सभी के लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नामकरण के संदर्भ में किस ग्रंथ का आधार नहीं लिया? प्रिय विद्यार्थियों, हमने बड़ा ही टेक्निकल आप तथ्यों को लाने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि एक पिंच के बहाने आपके सामने तमाम तथ्य खुलकर आए। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 ग्रंथों के आधार पर दिया था। उसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है? ऑप्शन दिया गया विजयपाल रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। वो कौन सा ग्रंथ है जो कि वीर गाथा काल पर आधारित नहीं है? उस नामकरण में उस ग्रंथ का योगदान नहीं। बिल्कुल सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी को प्रैक्टिस सेट भी कहा जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, संदेश रासक। क्यों कहा नहीं जाता है इसको? क्योंकि ये श्रृंगार प्रधान रचना है, ठीक है? इसको हम दूत काव्य के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, नवनाथों में शामिल नहीं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, सरहपाद। अक्सर नवनाथों की बात की जाती है या फिर कई बार सवाल पूछा जाता है कि नाथों की संख्या कितनी है? आप याद किए रहते हैं, बस विकल्प को देखते हैं कि भाई विकल्प कहाँ है, सही से उसको रंग दें। तो 9 तो है, लेकिन कौन उनमें शामिल नहीं? सही जवाब तक आप बिल्कुल पहुंच रहे हैं, ऑप्शन डी, सरहपाद। जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो ऑप्शन डी में मैंने आदित्यनाथ लिखा हुआ था, फिर मुझे लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा इसलिए इसको हमने हटा दिया, लेकिन तो भी प्रश्न अभी रहता। जब भी नाथ आदित्यनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से है, जब नवनाथों की बात की जाएगी तो उसमें उनका नाम नहीं होगा। हालांकि हमने यहाँ पर सिद्ध कवि सरहपा को जोड़ दिया। हमारा प्रयास क्या था कि आप चीजों को समझ जाएं, इसलिए एग्जाम से पहले इन नवनाथों को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है? और इसी के साथ समानांतर जो सिद्धों की संख्या है 84, उसको भी ध्यान रखना है। और इसी तरीके से एक तथ्य और ध्यान में आप रखिए, कभी हम प्रश्न के रूप में भी लाएंगे। सिद्ध साहित्य नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, आप जरूर कमेंट करेंगे कि किसकी पुस्तक है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, जरूर आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख है? रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा की जाती है और रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है, ठीक है? सगुण निर्गुण अलग अलग जाति धर्म के लोग
इनके शिष्य बने, मुस्लिम भी बने, हिंदू भी बने, जितने भी तरीके के लोग थे सब लोग बने। 12 शिष्यों की बात की जाती है। वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रामार्चन पद्धति, भक्तमाल, योग चिंतामणि, दिव्य प्रबंधम। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा कि आपने बहुत बार पढ़ा है कि भक्तमाल। भक्तमाल जिसके रचिता नाभादास रहे हैं। ठीक है, उन्होंने रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा की। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। 12 शिष्यों को जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का 5वां कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड। जैसा कि आप जानते हैं रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। क्रम से भी इसको आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक अंक दिया हुआ है कि 5वां कांड कौन सा है। जब आपको क्रम से पूरा याद रहेगा तभी आप इस चीज को अच्छे से बता सकते हैं कि 5वां कांड कौन सा हो सकता है ना। तो यहाँ पर किष्किंधा कांड था चौथे में, 5वां कांड है ऑप्शन डी सुंदर कांड। ठीक है, फिर लंका कांड है, फिर उत्तर कांड है। तो हमारे कुछ अच्छे विद्यार्थी जो कि होमवर्क की प्रतीक्षा में रहते हैं, कमेंट वो करते हैं जिसके माध्यम से जो लिखने के बाद एक जो नस का जुड़ाव है वो हमारी मेमोरी बन जाती है, स्मृति बन जाती है। ठीक है, आप कमेंट भले ना करें लेकिन अपने कॉपी पे जरूर किसी भी राइटिंग में इन 7 कांडों का नाम जरूर लिख लेंगे, आपको फायदा मिलेगा इसका। ठीक, अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में नहीं। अष्टछाप कवियों में नहीं, नंददास, कुंभनदास, परमानंदास, नाभादास। तो अष्टछाप कवियों की जब भी बात की जाती है तो कुछ शिष्य बल्भाचार्य के हो जाते हैं, कुछ शिष्य विठलनाथ के हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे चर्चा की गई है 4-4 की। तो अष्टछाप की स्थापना वैसे तो विठलनाथ ने की थी लेकिन अपने पिताजी के 4 शिष्यों को भी उन्होंने उसमें जोड़ा था, तो टोटल संख्या हो गई थी 8। कई बार तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका क्रम पूछा जाता है, कई बार उनके जन्म क्रम के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सवाल पूछा गया है ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले अष्टछाप कवियों को एक बार रिवाइज करके चाहिए। जिसको याद हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसमें फंस रहा है वो जरूर ध्यान दें। तो आप लोग बिल्कुल फंसने वाले नहीं। सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी नाभादास जो है उनका अष्टछाप से कोई लेना देना नहीं है। बाकी नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, एक है कृष्णदास। ठीक है, इसी तरीके से छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, तमाम लोग हैं और सूरदास तो सबसे आगे हैं। तो जैसे ही मैंने बोला आप लोग अपने से खुद पेन चलाना शुरू कर चुके हो। ठीक है, थोड़ा सा अपने को आप गति देंगे तो ज्यादा आपको आनंद आएगा, मजा आएगा पढ़ने में कि हाँ हमने भी कुछ अपने को एक्टिव किया हुआ है। ठीक है, मैं आपके दिमाग को एक्टिव यहाँ पर कर रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है आपके लिए नया हो सकता है, हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। इसका कथन है, बड़ी बात कही जा रही है कि जो ऐसी चीज है जो हृदय को प्रभावित करे उसी को हम रस की अनुभूति। कोई ऐसी बात है जो आपको प्रभावित ही नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो रसहीन है या फिर नीरस जिसको कहा जा सकता है, अब वो है। ठीक है, तो अगर रसानुभूति कब होगी? जब वो हृदय को प्रभावित करेगा। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो कौन इसमें साहित्यकार है जिनका ये कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है। मेरे अपने संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे। मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। इसका कथन है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए एकदम से नया प्रश्न होगा और कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को देखकर विद्यार्थी चकाचौंध से भर जाते हैं और परेशान होने लगते हैं कि हमने तो कितना सब कुछ पढ़ा हुआ था, ये सब प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको नहीं घबराना। एक तरीके से ये यारकर थी, आपको डिफेंड करना था। अगर इसको डिफेंड कर देंगे तो बाद में सरल प्रश्न भी आएंगे। लेकिन आप सभी तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आपने अपना दिमाग पूरा दौड़ाना शुरू कर दिया है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नगेंद्र का ये कथन है कि शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक है। ये देखिए कैसे घुमाकर बात कही जा रही है, थोड़ा सा डराने वाली बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रभाव रहा है, यानी कि काफी गहरा प्रभाव रहा है नगेंद्र के ऊपर शुक्ल जी का।
मेरे अपने संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे। मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ, शुक्ल जी सुधार युग के। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है एक तरीके से दो आलोचक अपने समय को लेकर भी। एक का समय है छायावाद, ठीक है, और जो शुक्ल जी का समय है वो सुधार युग, जिसको कि हमने अभी द्विवेदी युग कहा हुआ है। हालांकि इनका एक्सटेंशन आगे भी होता है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि एक समय होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पीक पर होता है। जैसे हम अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें, महादेवी वर्मा की बात करें, महादेवी वर्मा तो बहुत लंबे समय तक लिखती रही, लेकिन उनको हम छायावाद के समय का ही मानते हैं। देखा जाए तो उनके रचना कर्म को ध्यान में रखते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रासंगिकता किसकी पुस्तक है? छायावाद की प्रासंगिकता आपने तमाम पुस्तकें पढ़ी होंगी। छायावाद, छायावाद का पतन। यहाँ पर छायावाद की प्रासंगिकता क्या है? ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, देवराज। तो जितने लोगों का मैंने नाम इसमें दिया हुआ है, कहीं न कहीं छायावाद को लेकर उनके काम रहे हैं। फिर भी हमें सही जवाब तक जाना है। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब पकड़ लिया। ऑप्शन सी, रमेश चंद्र शाह ने छायावाद की प्रासंगिकता नाम से एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, आप इसको पॉकेट बुक भी कह सकते हैं, छोटी सी है। आगे बात करते हैं, आचार्य शुक्ल ने किस पाश्चात्य समीक्षक का समर्थन किया? आचार्य शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल ने किस पाश्चात्य समीक्षक का समर्थन किया है? ब्रैडले, क्रोचे, डंटन। यहाँ पर डंटन होना चाहिए, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन लिखा नहीं पा रहा था। डंटन, रिचर्ड्स। आचार्य शुक्ल ने किस पाश्चात्य समीक्षक, इसका मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय समीक्षकों यानी काव्य शास्त्रियों को तो पढ़ते ही थे, पाश्चात्य समीक्षकों से भी परिचित थे। तो किसका समर्थन करते थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, आइए रिचर्ड्स। बाकी इन तीनों का विरोध करते थे। आपको ध्यान रखना है आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ब्रैडले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ब्रैडले के व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि उनके विचारों को नहीं पसंद करते थे या उसका समर्थन नहीं करते थे। क्रोचे, आपको याद आ गया हो कि उन्होंने कहा कि क्रोचे ने तो कोई नया काम किया ही नहीं, बल्कि विलायती उत्थान राय वक्रोक्ति सिद्धांत का एक तरीके से। डंटन को भी ऐसे ही उन्होंने खारिज कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही मौलिक तरीके से आपके सामने रखने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं। कला, कला के लिए ब्रैडले, अभिव्यंजनावाद क्रोचे, डंटन व्यक्ति व चित्रवाद, फ्लिंट इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रभाववाद। तो कौन सी बात ऐसी इसमें है जो कि सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आपने अपना दिमाग दौड़ाना। कुछ प्रश्न बच्चों के लिए ये प्रश्न नए हो सकते हैं, उनको लगेगा कि तो सिलेबस में दिया ही नहीं, कहाँ से पूछा जा रहा है। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर प्रयोग किया गया होगा, आप पढ़ेंगे हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत, आलोचना। आलोचना जब हम कहते हैं तो कोई उसका ये नहीं है कि संस्कृत की आलोचना रहेगी कि पाश्चात्य आलोचना रहेगी, कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको अच्छा लग रहा होगा। बातों ही बातों में आपने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। यहाँ पर फ्लिंट का जो संबंध है वो इमेजिनेशन मतलब कल्पना से रिलेटेड है। ठीक है, इमेज से, न कि इंप्रेशन से। दो चीजें होती हैं, एक होती है लोग अपनी इमेज बनाते हैं, और एक होता है कि लोग इम्प्रेसिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। जो प्रभावशाली होते हैं उनकी इमेज खुद ब खुद बन जाती है। ठीक है, इमेज समझ गए आप, अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद का नाटक नहीं। आप चौंक गए होंगे कि भाई हमने प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ा, उपन्यासों को पढ़ा, ये कहाँ से प्रश्न। कई बार एग्जाम में आप देखेंगे इसी तरीके से आपको भड़काने वाले क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। प्रेमचंद का नाटक नहीं। ऑप्शन दिया गया संग्राम, करबला, ठीक है, प्रेम की वेदी, या फिर रंगभूमि। तो प्रेमचंद का नाटक नहीं है, बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया कि रंगभूमि तो आप उपन्यास के रूप में पढ़े थे। हालांकि आप देख रहे हैं कि जब भी नाटक की बात होती है तो इससे जुड़ा हुआ एक शब्द आता है रंगमंच। तो हमें लगा कि एक ऑप्शन देना चाहिए रंगभूमि, लेकिन फिर भी हमारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का प्रश्न पत्र मिल जाएगा तो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो आप समझ गए कि ये क्या हो गया, उपन्यास हो गया और
प्रेमचंद ने कुल 3 नाटक लिखे हैं, जिनको कि हमने एक प्रश्न के माध्यम से आपके सामने रख दिया। ठीक है, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। अगला प्रश्न है, रूठी रानी किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। रूठी रानी जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये प्रश्न यूपीएचईएससी इत्यादि में एक बार पूछा जा चुका है। अगर आपने पीवाईक्यू रखा होगा तो जरूर आपने देखा होगा। तो हमारे दिमाग में आया कि एक बार पूछ लिया जाए। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, जो कि उस तरीके से बहुत चर्चित नहीं हुआ जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान इत्यादि हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं। प्रेमचंद के कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, फिर भी उसमें से हमें बताना कि कौन सा कहानी संग्रह नहीं। सप्त सरोज, समर यात्रा, मानसरोवर, प्रतिध्वनि। तो कौन कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं? ठीक है, तो आप दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे। जी बिल्कुल सही जवाब तक आप पहुंच रहे हैं। ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि जो कहानी संग्रह वो किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का अन्यापदेशिक नाटक, ठीक है, जिसको कि हम एब्सर्ड नाटक कहते हैं, विसंगति बोध परक नाटक कहते हैं, तो वो कौन सा नाटक है जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है? ऑप्शन दिया गया, करुणालय, अजात शत्रु, कामना, एक घूंट। तो कौन है जयशंकर प्रसाद का वो नाटक जो अन्यापदेशिक नाटक के रूप में लिखा गया? ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, कामना। इसी तरीके से आप करुणालय को देखेंगे तो इसको गीति नाट्य कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार ये सब सवाल घूम फिर कर परीक्षाओं में आते हैं कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा गीति नाट्य है? करुणालय। कौन सा अन्यापदेशिक नाटक है? तो कामना। ठीक है, एकांकी, एक घूंट। इस तरीके से जो नाटक है अजात शत्रु, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर इसको एक संस्कृत से तुलना की जाती है, प्रबोध चंद्रोदय। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो कामना नाटक है, अन्यापदेशिक नाटक, अब वो किससे प्रभावित है? प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक से प्रभावित। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन किसकी पुस्तक है? प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। ऑप्शन दिया गया, प्रेम शंकर, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, रामविलास शर्मा, दशरथ ओझा। तो लगभग जिन लोगों ने प्रसाद पे थोड़ा बहुत काम किया है, ठीक है, उसी को हमने विकल्प में रखा हुआ है। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा नामक एक साहित्यकार रहे, बल्कि मैं उनको आलोचक कहूं, तो उन्होंने प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय तरीके से अध्ययन किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने साहित्य में बुंदेलखंड को केंद्र में रखा? यानी कि उस साहित्यकार के साहित्य को आप पढ़ेंगे तो बार बार कहीं न कहीं से बुंदेलखंड आ जाएगा। कुछ साहित्यकार होते हैं या फिर व्यक्ति भी होते हैं, जिनके की कुछ खास की वर्ड होते हैं या फिर उनकी पहचान होती है, कुछ भी करते हुए एक दो बार उसका प्रयोग कर ही देते हैं। तो बुंदेलखंड को जिसने जिया है या फिर उसको अपने साहित्य के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाया, वो व्यक्ति कौन है? ऑप्शन दिया गया, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड को अपने साहित्य के केंद्र में एक से अधिक बार रखा हुआ है। जो भी विद्यार्थी बुंदेलखंड इलाके के होंगे, वो वृंदावन लाल वर्मा पर गर्व भी कर रहे होंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग उस इलाके के हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग झांसी का नाम सुनते हैं, तो झांसी को लेकर भी वृंदावन लाल वर्मा ने काफी कुछ लिखा है, बाकी एरिया उधर की बड़ी। गुलाब राय की पुस्तक नहीं, गुलाब राय की पुस्तक नहीं। ऑप्शन दिया गया, नवरस, हिंदी नाट्य विमर्श, हिंदी काव्य विमर्श, काव्य के तत्व। तो गुलाब राय आप देखेंगे कि ज्यादातर इन्होंने रस पर काम किया, काव्य शास्त्र पर काम किया हुआ है। ठीक है, काव्य शास्त्री आलोचक टाइप के रहे हैं। तो कौन सी पुस्तक इनकी नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, काव्य के तत्व। बहुत माइनर इसमें मिस्टेक हमने किया हुआ है, मतलब काव्य के रूप यहाँ पर होना चाहिए तब सही होता है, काव्य के तत्व नहीं। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लेकिन आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, नवरस गुलाब राय की पुस्तक है, हिंदी नाट्य विमर्श गुलाब राय की,
हिंदी काव्य विमर्श गुलाब राय की, हिंदी का सुबोध इतिहास, इस तरीके से उन्होंने इतिहास ग्रंथ भी लिखा हुआ है। सब लोगों ने सरल इतिहास लिखा, इन्होंने सुबोध इतिहास लिखा। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो सिद्धांत और अध्ययन पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, गुलाब राय। ठीक है, अगला प्रश्न है, हो सकता है वह आया हो, वाक्य है अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। देख रहे हैं कि ये जो वाक्य है आप पूरा वर्तमान में है, किसी न किसी वर्तमान में है, लेकिन किसमें? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, संभाव्य वर्तमान। यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है वह आया। जैसे आप एग्जाम देने गए और आप अपने किसी फ्रेंड को खोज रहे हैं कि वो एग्जाम देने आया है कि नहीं, तो किसी ने कह दिया तुरंत कि हो सकता है वह आया हो, उसका किसी दूसरे कमरे में हो। ठीक है, तो ये क्या आपने लगाया? संभाव्य वर्तमान। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना, बहुत ही व्यावहारिक तरीके का ये मुहावरा, और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो व्यावहारिक मुहावरे और लोकोक्तियां ही आपको देखने को मिल जाएंगी। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? अवसर खो देना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना, अवसर को पहचानना। तो तमाम विकल्पों में आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इसका खास संबंध अवसर से है, मौके से है। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना। अक्सर ऐसा लगता है कि अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना मतलब कोई चीज बहुत आसानी से प्राप्त कर लेना। देखा जाए तो अवसर का लाभ उठाना मतलब आपने बीएड किया और तुरंत फॉर्म आ गया और आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर दिया, इसको कहा जाता है अवसर का लाभ उठाना। पता चला सारी डिग्री अपने पास रखे हुए हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर बहती गंगा में हाथ नहीं धो पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एंजॉयमेंट के साथ आराम से आपको पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक। तो ये भी थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर सवाल है कि उसने नहाकर क्या किया? भोजन किया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पहले क्या किया? वो नहाया, इसके बाद भोजन किया। कई बार उल्टा होता है, पहले लोग भोजन करते हैं फिर नहा लेते हैं। तो ये दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, बाकी चीजें आप देखिए, प्रेरणार्थक में क्या होता है कि स्व प्रेरणा से नहीं बल्कि अन्य प्रेरणा से आप प्रभावित होते हैं। जैसे यहाँ पर नहवाकर होता तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती। ठीक है, तो ध्यान रखना। सारणी 1 से सारणी 2 का हमें मिलान करना है। सारणी 1 में कुछ नाम दिए गए हैं जैसे अल्प विराम, कोष्ठक, संक्षेप सूचक, योजक, यानी ये चिन्हों से रिलेटेड है। और सारणी 2 में वो चिन्ह प्रतीक के रूप में बनाए गए। जैसे अल्प विराम, आप इसको 3 यहाँ पर मिला लीजिए। कोष्ठक, कोष्ठक हो गया 4 हो गया। संक्षेपक या संक्षेप सूचक जो है वो हो गया 2 हो गया। और योजक 1 हो गया। ठीक है, तो ये सब चिन्ह है और दूसरे तरफ उनके नाम। तो 3 4 2 1 जो यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है वो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। तो देखिए इसमें बहुत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम किसी चिन्ह को नहीं जानते। आराम से अगर कोई एक भी, कम से कम कोष्ठक भी अगर आप जानते हैं कि इस तरीके से कोष्ठक होता है। ठीक है, अल्प विराम इस तरीके से होता है। एक नया है संक्षेप सूचक, आप देख रहे हैं कि 0 0 इस तरीके से। ठीक है, डैश को आप जानते हैं कि योजक चिन्ह। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि आजीवन में समास है। आजीवन में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय। आजीवन में कौन सा समास हो सकता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपसर्ग लगा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, जो अव्यय से बना हो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं आजीवन। इसी तरीके से यथाशक्ति इत्यादि आपने कई बार सुना होगा, जैसे दिन भर। ठीक है, इस तरीके से शब्द जो है वो सब अव्ययी भाव समास की उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? कवयत्री, घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्ष्या। तो देखिए शुद्ध वर्तनी आप कई बार प्रैक्टिस कर लिए होंगे।
इसमें भी कैच कर रहे होंगे कि आखिरकार कौन सा सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, घनिष्ठ। घनिष्ठ इसमें शुद्ध है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है। कैसे कैसे हैं ये सब आप ऑलरेडी जब आप पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, आजकल तो अखबारों में भी बहुत सारी गलतियां देखने को मिल जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब कई बार इंटरव्यू इत्यादि में बोर्ड पर लिखने के लिए बोल दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तत्सम और तद्भव, यही इसका रहना चाहिए कॉम्बिनेशन। तो एक तरफ तत्सम रहेगा, दूसरे तरफ तद्भव। नक्षत्र, नक्षत्र लिखा हुआ है, नक्षत्र नखत, पाकवान पकवान, गृध्र गीध, अवश्याय ओस। तो तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म हमें बताना है। तो थोड़ा सा वक्त लेते हुए आप चारों ऑप्शन को देखेंगे, सही जवाब तक पहुंचेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी में आप देख रहे हैं कि नक्षत्र ऐसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर पकवान इस तरीके से, यहाँ पर गृध्र होना चाहिए था। तो ये सब कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें कुछ मात्रात्मक त्रुटियां थी और उसके वजह से ये गलत हो, या फिर लिखने में जैसे होना चाहिए वैसे नहीं। तो एक ही उत्तर सही हुआ यहाँ पर, अवश्य है। अच्छा, इसका मतलब होता है ओला, या फिर जैसे जाड़े में तुषार, ठीक है, पात जो होता है ओला, ओस से बना हुआ है। इस शब्द का प्रयोग हम बहुत ही कम करते हैं, न के बराबर करते हैं। अगर करेंगे भी तो बहुत लोगों को चक्कर भी आ सकता है कि क्या बोला जा रहा है। ओस हम अक्सर बोलते हैं कि ओस पड़ रही है। अवश्याय बोलकर आप देखिएगा अपने मित्रों के ग्रुप में, तो निश्चित तौर पर वो बोलेंगे कि आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है। हिंदी डिक्शनरी सबके पास होगा, शब्दकोश होगा ही किसी ने आप लोगों के पास, जिससे कि आप अर्थ निकालने का प्रयास करते होंगे। तो उसको कैसे चेक किया जाता है, ये भी एक कला है। हमारे सुपरवाइजर कहा करते थे डिक्शनरी कैसे देखना है, इसके लिए भी एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली आपको क्ष का क्रम किसके बाद आता है वो बताना है। ह, छ, क, र। तो क हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क वर्ण के बाद आता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कक्षा, जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई। रामायण तो हमने पढ़ी, रामायण पढ़ ली, कृष्णायन यहाँ पर है। जबकि रामायण आप देखेंगे कि संस्कृत में है, रामचरितमानस दूसरी भाषा में या बोली में है। कृष्णायन उत्तर प्रदेश की खास बोली में लिखित ग्रंथ है। कौन सी बोली है? ऑप्शन दिया गया, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, बघेली। तो जितनी भी बोलियों का जिक्र किया गया है सब उत्तर प्रदेश से कहीं कहीं जुड़ी हुई हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अवधी बोली। और आप इसके रचनाकार का नाम आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। ये एक जमाने में शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इत्यादि भी रहे, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने संकेत दे दिया। आगे बात करते हैं, उत्कर्ष का विलोम है निष्कर्ष, उपकर्ष, अपकर्ष, उत्सर्ग। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा शब्द है उसी के तरह ही उसका विलोम भी। उत्कर्ष का मतलब ऊंचाई पर जाना, अपकर्ष का मतलब नीचे गिरना। तो आप देखेंगे बहुत बच्चों का नाम उत्कर्ष रहता है, कोई अपने बच्चे का नाम अपकर्ष नहीं रखता। यही कारण है, हर गार्जियन चाहता है कि उसका जो पुत्र है वो हमेशा आगे जाए, बल्कि गार्जियन क्या, माता पिता की मैं बात कर रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। गलीचा पुर्तगाली शब्द, आमदनी फारसी शब्द, अंग्रेज फ्रेंच शब्द, पादरी तुर्की शब्द। तो सही युग्म हमें बताना है। बहुत ही ये कंसंट्रेट होकर इस प्रश्न को आपको देखना है, समझना है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, आमदनी। फारसी से बना हुआ शब्द है, ठीक है, आमदनी। ध्यान रखिए, व्यवहारिक जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं कि आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया, कुछ ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बी हो गया इसका सही जवाब। लेकिन आपको ध्यान रखना कि जो गलीचा शब्द है, गलीचा शब्द आपका फारसी से बना,
और जो अंग्रेज शब्द है वो डच से बना हुआ है, और जो पादरी शब्द है वो है लैटिन से। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक। तो आगे कभी भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर सुमेलित है, ये सही युग्म हमने चुन लिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, प्रबल इच्छा। तो जिजीविषा, कई बार लोग व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं कि उसके अंदर बड़ी जिजीविषा है, इसका प्रयोग करते हैं लोग, प्राय करते हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब तक आप पहुंच रहे हैं। जीने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं जिजीविषा। जीतने की इच्छा रखने वाला, जिसको कि हम जितेंद्र जितेंद्रिय बोल सकते हैं, वो तो इंद्रियों पर जो कब्जा कर लिया, इसका आप लोग होमवर्क में जरूर बताएंगे। परोपकार की इच्छा, जिसको हम परोपकारी बोल सकते हैं, प्रबल इच्छा, ऐसी। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए है, जीने की इच्छा। अगला प्रश्न है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य, मतलब 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से एक ही शुद्ध वाक्य और बाकी सब गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, एक गलत है, हिंदी भाषा में। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं। समान पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ये वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से, शब्द चयन की दृष्टि से एकदम से शुद्ध वाक्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अज का अर्थ नहीं, अज का अर्थ नहीं, जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता, मोती, ब्रह्म विष्णु शिव। उसमें अज का अर्थ नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मोती जो है वो अज के अर्थ में नहीं है। बाकी जिसका जन्म न हो उसको भी अज बोला जाता है। दशरथ के पिता का नाम अज था, यानी कि जो राम के बाबा थे उनका नाम क्या था, अज। अब ब्रह्मा विष्णु शिव को भी हम अज बोलते हैं, ठीक। तो मोती इसके अर्थ में नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, अनुकरण, निहत्था, व्याकरण, आगमन। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द दिए गए, ऐसे एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, तो खुद आपको सही पता चल जाएगा कि इसमें सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, हमें बताना है। किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द, ऑलरेडी पिछले प्रैक्टिस सेट में इस तरीके से एक वर्ड आया हुआ था, आपको याद आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, विबुध का मतलब होता है देवता। किंकर का मतलब एक तरीके से कहा जाए नौकर, दास या फिर गुलाम। अब विपुल का मतलब आप जान ही रहे हैं कि विशाल, लोग बोलते हैं विपुल भंडार। या फिर लोकेश का मतलब होता है जो लोक का मालिक हो, यानी कि इसको राजा, सरकार के रूप में भी रख सकते हैं। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, जो कि देवता का पर्यायवाची शब्द। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, स्वार्थ में कौन सी संधि है। स्वार्थ शब्द का प्रयोग भी खूब किया जाता है, ठीक है। स्वार्थ कौन सी संधि, ऑप्शन दिया गया दीर्घ, यण, वृद्धि, गुण। तो स्वार्थ में कौन सी संधि है, तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो पूरी संधि खंगाल मारी है। बहुत लोग इसमें गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। इसमें शब्द बना हुआ है स्व अर्थ, दीर्घ संधि इसका सही जवाब है। कई विद्यार्थी इसका ऐसे लगाकर भी पढ़, जैसे स्वागतम है, ठीक है, वैसे लगा लेंगे, गलत हो जाएगा आंसर। ये प्रश्न बहुत घातक था अगर ध्यान से इसको देखा जाए। तो स्वार्थ में दीर्घ संधि, और वो कैसे है यहाँ पर हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है, या फिर कौन सा उपसर्ग जो लगेगा तो गमन का विलोम हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। आराम से आप बोलते हैं गमन मतलब आगमन। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आगमन।
ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न था। अगर ध्यान नहीं देगा तो कोई अनुगमन, अनुगमन का तो मतलब है जो पीछे-पीछे चल रहा है। उपगमन, वो भी पीछे-पीछे चल रहा है। परिगमन जो चारों, लेकिन विलोम क्या हो गया? गमन मतलब जा रहा है और आगमन मतलब आ रहा है। ठीक है, जा रहा है, आ रहा है, दोनों क्रिया, आना जाना। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुत ही चर्चित और कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला ये समास है। अगर मान लीजिए ये एग्जाम में गलत हो जाता है तो फिर आपको कोई क्षमा नहीं करेगा, आप एग्जाम में खुद पीछे होने लगेंगे। तो तमाम जो अनुभवी विद्यार्थी होंगे उनको लग रहा होगा कि इतना सरल प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। आप जैसे ही प्रश्न पत्र को देखेंगे तो उसमें 60 से 65-70% तो सरल क्वेश्चन ही रहेंगे। आप देखेंगे कि तमाम विद्यार्थी बोलेंगे कि 100 में मेरा तो 60 सही हो रहा है। कम विद्यार्थी बोलेंगे जो 80 बताएंगे। ठीक है, वही बताएंगे जो ऑलरेडी पुराने प्रश्नों को भी सही किए हों और नए प्रश्नों को तुक्का सहित सही करने में सफल हुए। कई बार लोग बोलते हैं ना, दिन का सही होना भी होता है। जब एग्जाम देने आप जाते हैं और हमने आपको स्पेस दिया है यहाँ पर कि यथाशक्ति में आप अपना दिमाग लगाइए। ऑप्शन दिया गया है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो यथाशक्ति सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? काम के लिए कौन सा शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, वो कौन है? कामना, कार्य, स्वभाव, इच्छा। तो काम का बड़ा ही अनेकार्थी शब्द है काम। ठीक है, कई जगह पर अलग अलग है। काम मतलब कामना हम करते हैं, कार्य से भी हो जाता है। स्वभाव इसका आ, प्रयुक्त शब्द नहीं है, स्वभाव इसका कोई अर्थ नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इच्छा भी होता है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ध्यान रखिए। जिजीविषा का अर्थ है, एक बार फिर से यहाँ पर जिजीविषा आप देख रहे हैं, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। ऑप्शन में बस केवल हेर फेर हुआ, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। बाकी जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, वो सब अलग अलग, युद्ध की इच्छा अलग है। समवाय शब्द का अर्थ है, समवाय शब्द का अर्थ है समूह, समवयस्क, अच्छा हुआ, समान वायु। देखिए कैसे शब्दों को तोड़कर यहाँ पर अलग अलग विकल्प तैयार किए गए हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समूह। समवाय का अर्थ है समूह, ग्रुप। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये गलत है। ठीक है, यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं, ये भी क्या हो गया यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को, वो गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? अयोगवाह का हमें बताना है, उदाहरण कौन सा है? उ, उ, अंग, अ, आ, ओ, ए, ऐ। तो ये पूरे स्वर दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा अयोगवाह वर्ण है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अंग और अह जो है वो अयोगवाह है, मतलब जो न स्वर हो न व्यंजन हो, बीच का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्णों में निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं? तो पूरा उच्चारण स्थान आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उच्चारण स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना। पता चला कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया। प्रैक्टिस में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पता चला कि फुल टॉस बॉल आई और आप कैच थमा के बैट तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। तो ऐसे नहीं, कई बार ना बहुत आसान चीजों पर भी लोग गच्चा खा जाते हैं। तो कौन सा वर्ण है जो कि मूर्धन्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ज, ट, ड, ठ। तो मूर्धन्य सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, ज। ज का संबंध किससे हो गया? तालु से। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। न जाने आप लोगों की तरफ ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि नहीं, हमने अभी तक नहीं सुना है, मतलब व्यवहारिक जीवन में। अच्छा, एक चीज देखेंगे कि कई बार ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है लोकोक्ति इत्यादि में। कई बार यहाँ पर देखा गया कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे का क्या मतलब है? अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, अलगाव की स्थिति, खराब खाना बनाना, आवश्यकता से अधिक सामान का होना।
तो 8 लोग हैं और 9 चूल्हे हैं, तो इसका मतलब अलगाव की स्थिति है। ये देख रहे हैं इसका अर्थ, अलगाव की स्थिति। मतलब कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही अलगाव की स्थिति यहाँ पर हो रहा है। परिताप शब्द का अर्थ है परिताप, जलन, ज्वाला, प्रमाण, संताप। परिताप शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा सा ये कठिन है, देखने में प्रश्न इजी लग रहा होगा। परिताप का मतलब होता है दुख, दर्द। अगर इसका मतलब जान जाएंगे तब इसमें संताप। आपने पढ़ा होगा कैकेयी संताप, इस तरीके से एक कविता आपने कहीं न कहीं जरूर पढ़ी होगी। अगर यूपी बोर्ड से होंगे तो एक छोटी सी कविता लगी हुई थी, कैकेयी संताप, मतलब उसका दुख। ऐसा नहीं है कि राम वन में चले गए तो कैकेयी पूरा खुश थी, ऐसा नहीं है। उसके में भी था कि मैंने कैसा निर्णय लिया, क्या किया। तो ये संताप, परिताप का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है कि कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी न कभी, हम लोग अक्सर इसका प्रयोग करते हैं कि कभी न कभी हमारा चयन जरूर होगा, कभी न कभी हमारा अच्छा दिन जरूर आएगा, कभी न कभी हम नौकरी में जाएंगे। इस तरीके से बातें आती हैं। सही जवाब क्या हो गया? यौगिक। अयौगिक क्रिया विशेषण इसमें जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में विवृत स्वर है ई, ऐ, उ, आ। विवृत स्वर का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आ। विवृत का मतलब होता है कि जब आप बोलें तो पूरा आपका जो मुख है वो गोलाकार हो जाए, वृत्त के रूप में हो जाए। आ जब हम बोल रहे हैं तो पूरा खुल जा रहा है, इस तरीके से खुल जा रहा है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? मतलब कि व्याकरण के दृष्टिकोण से कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूं कि जब भी हम एग्जाम में जाते हैं कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं अब बड़े मोरल होते हैं, अब वो एग्जाम में ही समझ में आते हैं कि कितनी अच्छी बात कही गई है। चाहे आप पैराग्राफ को देखिए चाहे क्वेश्चन को देखिए। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को, देखिए यहाँ पर एक ही चीज 4 तरीके से लिखी गई है, तो उसमें से कौन सा शुद्ध है हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। मतलब देख रहे हैं कि दो बार यहाँ पर रुकना पड़ा है, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। इसी तरीके से एक उदाहरण दिया जाता है ना, रुको मत जाओ, इस कामा का बहुत है, ठीक है। रुको मत जाओ, दोनों का देख रहे हैं कि दोनों में वही वर्ड है, वही उसका सेटअप है, लेकिन यहाँ पर कामा लगने से, अल्प विराम लगने से अर्थ बदल जा रहा है। जगत ईश बराबर जगदीश में कौन सी संधि है? ये सब आते रहते हैं। जगदीश का काफी अगर आपके ऊपर रहेगी कृपा तो निश्चित तौर पर अच्छा आपका होगा। जगत ईश, जगदीश में कौन सी संधि? ऑप्शन दिया गया विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, कोई नहीं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, जगदीश। ठीक, त का द हो गया तीसरा वर्ण जाके वहां। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, जिस मूल शब्द में अगर कोई विकार हो तो क्रिया बनती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया सर्वनाम, विशेषण, धातु, प्रत्यय। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, धातु। ठीक है, मसृण शब्द का विलोम है, मसृण शब्द का विलोम है सुकुमार, चिक्कण, रुक्ष, अश्रीण। ठीक है, मसृण शब्द का विलोम क्या है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रुक्ष। तो इसको जरूर आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए, सवाल घूम फिर कर कहीं कहीं आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा की, इस उम्मीद के साथ चर्चा की कि हम कुछ ऐसे टेक्निकल चीजों को पढ़ें जो कि इनसे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप जरूर सही करें। तो शुरू में हमने हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ पोर्शन को लिया था, बाद में हिंदी व्याकरण, ताकि आपका दोनों कंप्लीट हो जाए। तो आप सभी बताएंगे कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, उसमें आप
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इसके दूने प्रश्न होते तो आप कहाँ तक जा सकते। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पा रही होगी। यहाँ पर मानक तरीके के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगे हम इसी तरीके से और प्रैक्टिस सेट लेकर आएँगे। आज के प्रैक्टिस सेट को लेकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।